नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार पटेल सर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। माँ दुर्गा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के बीच डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का द्वितीय पेपर प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास लेकर आया हूं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। धारा 45 अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 29 1 और अनुच्छेद 29 2 बाल अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी 2009, इन सारे टॉपिकों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसमें आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे धारा 45 पे। धारा 45 क्या था? धारा 45, धारा 45 क्या है? तो ध्यान देंगे, धारा 45 में हमारे राज्य सरकार को एक आदेश पारित किया गया था। कहा गया था कि जब से यह 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, तब से अर्थात प्रारंभ के 10 वर्ष, प्रारंभ के 10 वर्ष में राज्य सरकार को छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ध्यान देंगे, धारा 45 में कहा गया था कि प्रारंभ के 10 वर्ष में, अर्थात जब यह बातें कही गई थी तो शुरुआत के 10 वर्ष में राज्य सरकार को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की क्या करना? व्यवस्था करना। अभी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की क्या करना है? केवल व्यवस्था करना है, जिससे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और अनिवार्य रूप से दिया जाए। तो यह बात कही गई है धारा 45 में। ठीक, आगे चलिए। आगे है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हिंदी में इसको क लिखते हैं और यदि अंग्रेजी में आ जाए तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं। 21 ए या 21 क। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। यह तो अनुच्छेद 21 क में क्या कहा गया है?
इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। निःशुल्क व चलिए ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 21A या 21क में कहा गया है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को, जो बालक 6 से 14 वर्ष के बीच हैं, अर्थात कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो यहां क्या है, धारा 45 में उसकी व्यवस्था करने को राज्य सरकार को कहा गया है प्रारंभ के 10 वर्ष में, लेकिन अनुच्छेद 21A या 21क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। धारा 45 अनुच्छेद 21 कर। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 29(1) पे। चलिए अनुच्छेद 29(1) देखिए, अनुच्छेद 29(1) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों की बात कही गई है। अनुच्छेद 29(1) में अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है। अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है। अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है तथा कहा गया है कि इन्हें भाषागत परिवर्तन के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकेगा, वंचित नहीं किया जाएगा या वंचित नहीं किया जा सकेगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये बात कही गई है। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है अल्पसंख्यक के हितों की पूरी बात कही गई है और कहा गया है कि इनकी जो भी भाषा हो उसको क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए।
इनकी जो भी भाषा हो उसको क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए और इनको शिक्षा दिया जाए। तो यह है आपके अनुच्छेद 29(1). अनुच्छेद 29(1) में यह बात कही गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 29(2) पर। अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया है, किसी भी बालक को, किसी भी बालक को उसके जाति, धर्म, व्यवसाय, भाषा, स्थिति, के कारण उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह रहा आपका 29(2). किसी भी बालक को उसके जाति, धर्म, व्यवसाय, भाषा या स्थिति के आधार पर उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 29(1) में था अल्पसंख्यक के हितों की बात कही गई थी और उनके भाषागत परिवर्तन के कारण उन्हें शिक्षा से अलग नहीं किया जाएगा, यह बात कही गई थी। और अनुच्छेद 29(2) में कहा गया था कि किसी भी बालक को उसके जाति, धर्म, व्यवसाय, भाषा, स्थिति इत्यादि के कारण उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब बात समझ में आई। धारा 45, अनुच्छेद 21(a) या क, अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 29(2). अब हम चलेंगे, अगला टॉपिक हमारा है बाल अधिकार। चलिए ध्यान दीजिए, बाल अधिकार। बाल अधिकार के अनुरूप यह कहा जाता है कि बालक का अधिकार ही सब कुछ है। शिक्षा पर बालक का पूर्ण अधिकार है। बाल अधिकार के अंतर्गत कहा जाता है शिक्षा पर बालक का पूर्ण अधिकार है। शिक्षा पर बालक का पूर्ण अधिकार है। शिक्षा पर बालक का पूर्ण अधिकार है। बालक के अनुरूप, बालक के अनुरूप उसे शिक्षा दी जाए।
अर्थात शिक्षा व्यवस्था, अर्थात शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित हो। अर्थात जो भी शिक्षा व्यवस्था हो वह बालक को केंद्र में रखकर किया जाए। अर्थात जो भी शिक्षा व्यवस्था हो वह बालक को केंद्र में रखकर किया जाए। हर तरफ से बालक का क्या हो, चौमुखी विकास हो, बालक का सर्वांगीण विकास हो, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। तो यह सब पॉइंट आते हैं बाल अधिकार के अंतर्गत। बालक का शिक्षा पर पूरा अधिकार है और सभी बालक को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। सभी बालक को क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। सभी बालक को शिक्षा दिया जाए। ठीक, बालक का शिक्षा पर पूरा अधिकार है और जो भी शिक्षा व्यवस्था हो वह बालक के अनुरूप हो, अर्थात बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण क्रिया किया जाए, जिससे बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो और सारे बालकों को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, बालक का अर्थात केवल बालक से नहीं, बालक और बालिका दोनों से, अर्थात सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाए। ठीक, आगे चलिए। अब हम चर्चा करेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, आरटी 2009। चलिए अब हम लोग चलेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो इसके यह आता है, तो यह आता है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आरटी 2009 के अंतर्गत। RTE 2009, RTE 2009। RTE 2009 को कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। RTE 2009 को कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। RTE 2009 यह पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को।
1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हो गया था। क्या था इसका मुख्य आधार? क्या था? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ठीक, तो यह पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। इसका मुख्य आधार था 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक, अब निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ इसके कुछ शर्त भी थे। जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिए इसका शर्त था कि हर गांव में 1 किलोमीटर के रेंज में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बच्चे कहीं दूसरे गांव में यदि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके लिए साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, या उनके रहने के लिए वहां पर कमरे उपलब्ध होने चाहिए, जिससे वह बच्चा आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। और उच्च प्राथमिक के लिए था कि कम से कम 3 किलोमीटर के रेंज में अधिकतम दूरी एक माध्यमिक विद्यालय से दूसरे माध्यमिक विद्यालय की दूरी क्या हो, 3 किलोमीटर से ज्यादा न हो। तो अधिकतम 3 किलोमीटर के रेंज में कम से कम एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बालक या बालिका को विद्यालय, घर से विद्यालय तक जाने का साधन उपलब्ध होना चाहिए, या उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह सब था आपका आरटी 2009 के अंतर्गत। कहा गया था किसी भी बालक को एक ही विद्यालय में रहकर पढ़ने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। यदि वह बालक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो उसका स्थानांतरण होना जरूरी है। उसके लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र विद्यालय अवश्य देगा। यदि किसी बालक के माता पिता किसी प्रकार की नौकरी करते हैं और उनका बच्चा वहां पढ़ता है, फिर अचानक माता पिता का स्थानांतरण हो जाए तो बच्चे को भी स्थानांतरण सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दे दिया जाए। उसके लिए उसे बाधित न किया जाए या किसी प्रकार का परेशान न किया जाए, अन्यथा विद्यालय के उन अधिकारियों पे दंडवत कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम प्रकार की बातें आरटी 2009 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, चलिए यहां आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पहला यूनिट समाप्त होता है। अब आगे हम चलेंगे यूनिट नंबर 2 अगली कक्षा में। यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें यह पता चलेगा कि कितने लोगों को यह अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद।